देखो, हम लोगों को टॉपिक पढ़ना था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पूरे चैप्टर का सबसे इजीएस्ट ये टॉपिक होता है। जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये देखा कि हर एक ह्यूमंस जो वेरी करते हैं। तो नहीं हो रही, शो हो रही है ना हो रही है। लीव करके मैम फिर मेरे चला। तो नहीं हो रही। अब आ गई। हम सही है ना? यस तो डीएनए फिंगरप्रिंट जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोगों ने एक चीज देखा था कि जो ह्यूमंस के अंदर इतने सारे वेरिएशंस होते हैं, इतने टाइप के ह्यूमंस हैं, सबका फिनोटाइप अलग अलग है। वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? 0.1% डिफरेंस की वजह से है। क्योंकि 99.9% जो ह्यूमन जीनोम होता है या फिर उनके अंदर जो बेस पेयर्स का सीक्वेंस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। It is these difference, कौन सा difference? It is these difference in sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance. कौन सा? सिर्फ 0.1%. If we aim to find out genetic difference between two individuals और among individuals of a population, अगर मेरे को पता करना है कि एक इंडिविजुअल ये है, एक इंडिविजुअल है, दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों के 99.9% तो सेम है, तो 0.1% जो अलग है वो आइडेंटिफाई मैं करना चाहती हूँ। ठीक है। सिक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम वुड बी डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। मतलब ये मेरे लिए हर बार एक एक्सपेंसिव टास्क रहेगा नहीं रहेगा, बिकॉज 0.1% का मतलब ये नहीं है कि एक या दो बेस पेयर्स होंगे, बहुत सारे बेस पेयर्स उसके अंदर आ जाएंगे। 3 × 10⁻⁹ का 0.1% निकाल के देखना उतने बेस पेयर्स होंगे आपके। ठीक है। क्या बेटा? डॉन्टिंग का मीनिंग क्या है? डॉन्टिंग का मतलब होता है कि पता लगाना, आइडेंटिफाई करना, डिफरेंस फाइंड करना। ठीक है। एंड इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ 3 × 10⁶ बेस पेयर। मतलब अगर आप ये नहीं सोच पाए कि दो जेनेटिक मटेरियल के बीच में डिफरेंस कैसे हम लोग पता करेंगे, तो आप सोचो कि आप लोगों के पास 3 × 10⁶ बेस पेयर दिया हुआ है, एक इंडिविजुअल ए के एक इंडिविजुअल बी के, आपको दोनों को कंपेयर करना है। डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा हम लोगों के लिए वो? यस क्योंकि बेस पेयर, हर एक बेस पेयर का चार्ज कितना था? यूएस के $3 के डॉलर्स ना, ये था। तो अब 3 × 10⁶ बेस पेयर हर बार आप हर एक इंडिविजुअल्स का पता करोगे तो बहुत ज्यादा चलेगा। मैम ये तो हमारे 0.1% हो गए ना, जितने बेस पेयर हमारे। जितना बेस पेयर है ना 3 × 10⁹, उसका 0.1% निकाल लेना। ये सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोल रहे कि अगर इतना आपको करने के लिए बोल दे, एक्सपेंसिव भी होगा, चैलेंजिंग भी होगा हमारे लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक वेरी क्विक वे है डीएनए किसी भी दो इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंसेस को फाइंड करना, या वो मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, या उनके अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उस चीज को पता करने के लिए इसीलिए हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाया। हमारे सामने चैलेंज था दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्या जेनेटिक डिफरेंस है उस चीज को पता लगाना। हम लोग उसको बेस पेयर्स के थ्रू मैच कर एक एक मैच करके करते तो हमारे लिए एक्सपेंसिव भी होता और चैलेंजिंग भी होता। इस चीज को सॉर्टेड करने के लिए हमने क्या लगा दिया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लगा दिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम करते क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग involves identify differences in some specific regions in DNA sequence called as repetitive DNA। मतलब हम डीएनए का पूरा सीक्वेंस ना देख के उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस देखते हैं जिसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पूरे जेनेटिक मटेरियल के अंदर बहुत सारी सीक्वेंस ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। तो हम वहां पे अगर उनका रिपीटेशन का नंबर चेक कर ले कि किसी के अंदर 100 टाइम्स रिपीट हो रही है, किसी के अंदर 20 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो जितनी वो 100 टाइम्स, जिसके अंदर भी 100 टाइम्स रिपीट हो रही होंगी, मैं उसको कंसीडर करूंगी उनका सेम प्रोजेनी रहा होगा कहीं ना कहीं। यस मैम। Because in these sequences small stretch DNA is repeated many times। एक small stretch होता है डीएनए का, वही बार बार रिपीट होता रहता है। इन्हीं रिपीटिव सीक्वेंसेस को हमने सेपरेट किया, किससे? पूरे डीएनए से, as different peak during density gradient centrifugation। और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन कहाँ पे किया था हमने? कहाँ पे किया था? मैम वो आरएनए पावर वाले बनवाने के टाइम पे मैम। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। यस मैम। यस मैम।
है ना। वहीं पे। हाँ, तो यहाँ पे भी पीक्स का जो डीएनए है उसकी पीक्स का डेंसिटी ग्रेडियंट करा रहे हैं, मतलब कहीं पे पीक हाई आएगी तो इसका मतलब वहां पे डीएनए फ्रेगमेंट्स लार्ज साइज की होगी, कहीं पे पीक कम आएगी तो डीएनए फ्रेगमेंट छोटी साइज की होगी। स्मॉल साइज के। ये तो उसी बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे सेंट्रिफिकेशन कराया। बल्क मैम- डीएनए, हाँ मैम बताओ। इसमें कहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन द सम स्पेसिफिक जीनोम्स। मैम डिफरेंसेस इसमें फाइंड करते हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या डिफरेंस है, पूरे डीएनए में ना करके सिर्फ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कर लेते हैं, जिस सीक्वेंस को हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। क्योंकि पूरा दो इंडिविजुअल्स है, उनका डीएनए 2.2 मीटर का है दोनों का। 2.2 मीटर के डीएनए को हम नहीं कर सकते चेक कि सपोज इसके अंदर भी ये सीक्वेंस है, इसके अंदर भी ये सीक्वेंस है, कंपैरिजन नहीं पॉसिबल है वहां पे। तो पूरा ना कंपेयर करके सिर्फ स्पेसिफिक सीक्वेंस जहां पे बार बार रिपीटेशन होती है, रिपीटेटिव डीएनए को हम चेक करते हैं। ओके मैम। ये ठीक है, सेंट्रिफिकेशन कराएंगे। जो हमारे पास एक मेजर पीक आएगी, जो सबसे बड़ी पीक आएगी, इसका मतलब लार्ज साइज का होगा, और एक स्मॉलर पीक्स आएंगी, उन पीक्स को हम बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। जो बल्क डीएनए ने मेजर पीक बनाया और कुछ अदर ने स्मॉल पीक्स बनाया, आर रेफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए। डिपेंडिंग अपॉन द, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो। डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, बेस कंपोजिशन का मतलब एडेनिन थाइमिन रिच देखा गया कि हमारे पास जो सैटेलाइट डीएनए आया उसके अंदर एडेनिन थाइमिन का रेशियो ज्यादा है या फिर गुआनिन साइटोसिन का रेशियो ज्यादा है, उस बेसिस पे। सेकंड, उन सेगमेंट्स की लेंथ कितनी है, उनके अंदर रिपीटेटिव यूनिट्स कितनी है, इस बेसिस पे हमने सैटेलाइट डीएनए को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे किया? बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी कि किस बेसिस पे हमने सैटेलाइट डीएनए को माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में डिफरेंशिएट किया था। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। मैम आगे देखो, फिर ये सीक्वेंसेस क्या थे, इनको कैटेगरी किया माइक्रो सैटेलाइट में और मिनी सैटेलाइट में। दीज सीक्वेंसेस, ये ऐसी सीक्वेंस है जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करती, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। पूरे ह्यूमन डीएनए का एक लार्ज पोर्शन बनाती है। क्यों? क्योंकि यही सीक्वेंस है जो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाती है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब रिपीटिशन, बार बार रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगेन क्वेश्चन यहां से बनता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस किसको कंसीडर किया गया था? सैटेलाइट डीएनए को। ठीक है, सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, अब अगर मेरे को डीएनए कलेक्ट करना है कहीं से भी, तो मैं डीएनए कहीं से भी ले सकती हूँ, उसके किसी भी टिश्यू से ले सकती हूँ, उसके ब्लड से ले सकते हैं, हेयर फॉलिकल से ले सकते हैं, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, कहीं से भी। फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो दी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, किसी भी टिश्यू से कर दोगे आप लोग, वहां पे भी आप लोगों को हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलेगा। एंड दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन। जैसे कि आप लोगों ने सीआईडी वगैरह तो सबने देखा होगा, एक ना एक बार तो देखा ही होगा। मैम उसमें पता है बालों से भी डीएनए निकाल लेते हैं। हाँ, उसमें जो फॉरेंसिक लैब होता है ना, फॉरेंसिक लैब में ये तो किया जाता है, सैंपल्स इकट्ठे करते हैं, ब्लड मिलता है, हेयर फॉलिकल मिलता है, नेल्स कट्टे पे मिलता है, उसको भी उठा लेते हैं, सब कुछ। उसको क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं कि जो हमारा जिसकी डेथ हुई है हमारा, उसको फिर कल्प्रिट से मैच करके देखते हैं कि कौन कल्प्रिट है नहीं है। ये सब पूरा प्रोसेस चलता रहता है वहां पे। अगर जिसने सीआईडी देखा होगा उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आता होगा अच्छे से। यस मैम, मैंने देखा है। Further, as the polymorphism are inheritable from parents to children, अब polymorphism parents से children में inheritable है। मतलब अगर मेरी बॉडी के अंदर, मतलब सपोज मेरी मदर फादर के अंदर कोई डीएनए सीक्वेंस 20 टाइम्स रिपीट हो रही होगी, तो मेरे अंदर भी 20 टाइम्स रिपीट हो रही होगी। तो अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि मेरे रियल फादर रियल हैं या नहीं है, तो मैं वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा सकती। यस मैम तो इसका मतलब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भी यूज करते हैं, प्लस पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए भी करते हैं। क्या हम इसे मैटरनिटी टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब मदर का भी पता लगा सकते हैं? यस यस मैम। मैम ये बहुत कॉस्टली होगा टेस्ट। ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। यस मैम, कॉस्टली होगा। ज्यादा कॉस्टली नहीं बेटा। क्वेश्चन, मैटरनिटी टेस्ट करा सकते हैं कि क्या आप पता लगा सकते हो क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कि आपकी रियल मम्मी है या नहीं है? मैम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ओनली मैम फादर नहीं कर सकते मैम, फादर का कर सकते हैं। क्योंकि फादर,
जीन डिसाइड करता है ना कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो इस वजह से। यस मैम। में आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखना पड़ता है, Yes, ma'am. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो तो पैटर्निटी टेस्ट करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ, वही बोल दिया इन्होंने, इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। आ जाओ, एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट के बारे में। मैम जो हमारे मेजर पिक और माइनर पिक दोनों को हम सैटेलाइट कहेंगे, सैटेलाइट डीएनए। दोनों को सैटेलाइट बोलेंगे। एक साथ कहेंगे कि अलग अलग भी कह सकते हैं? देखो अभी वो, अब इसमें डिफरेंस लिखवा रही हूँ ना, इससे आप लोगों को क्लियर होगा। तो हमारे पास मिनी सैटेलाइट का मतलब क्या है? मिनी मतलब छोटा, तो हमारे पास मिनी सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जिसमें सिर्फ 15 से लेके 50 बेस पेयर्स तक रिपीटिशंस पाए जाएंगे। 15 से 50 तक बेस पेयर्स की रिपीटिशन होगी। और माइक्रो के अंदर अब वो 50 मैम तो ज्यादा ही होगी मैम, 100 से 1000 1000। तो इसका मतलब बल्क पीक किसको बोलेंगे? माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो। माइक्रो और सैटेलाइट, स्मॉल पीक्स मिनी वाले को बोलेंगे। मिनी मिनी एग्जैक्टली। तो और अगर इंडिविजुअल सैटेलाइट को भी कह सकते हैं, माइनर है तो इंडिविजुअल सैटेलाइट भी कह सकते हैं उसको इंडिविजुअली। अगर माइनर है तो इंडिविजुअली हाँ बोल सकते हो। ओके। ठीक है। और अगर आप पता करो कि आपके पूरे जेनेटिक मटेरियल के अंदर कितनी मिनी सैटेलाइट्स प्रेजेंट है, तो अराउंड 30,000 मिनी सैटेलाइट्स प्रेजेंट है। मतलब ऐसे सीक्वेंसेस जहां पे 15 से लेके 50 टाइम्स तक बेस पेयर्स रिपीट ही रिपीट हुए जा रहे हैं। ए है तो 15, 20, 25 तक है। टी है तो 15 से 20, 25, 50, 35, 40 इतना है, तो उसको मिनी सैटेलाइट बोलेंगे। ठीक है। यस मैम। चलो, और अगर हम माइक्रो की बात करेंगे, अबव 30 के। एक सेकेंड, मिनी सैटेलाइट 15 से 50 बेस पेयर्स 30 के, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम यहाँ पे। 30 के होता है सही है, बट माइक्रो सैटेलाइट में 100 से नहीं, माइक्रो सैटेलाइट में होता है इंटू 100, 15 से 50। इसके नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है बेटा मुझे, अभी मत लिखना इसको, मैं आपको ना इसको चेक करके बताऊंगी फिर। ये मिनी वाला सही है, माइक्रो वाला भी मत लिखना, माइक्रो वाला मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, चलो। मैम वो माइक्रो वाला गलत था। हाँ वो माइक्रो वाला लग रहा है मेरे को, आई एम नॉट श्योर गलत होगा या नहीं होगा, बट मैं चेक करके आपको बता दूंगी। ओके मैम। आगे नेक्स्ट बोलते हैं, एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पॉलीमॉर्फिज्म हमें पता चल गया, वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इन सिंपल टर्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। हमने पहले पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है रिपीटिशन। अब Yes, यहाँ पे बोल रहे हैं वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल ड्यू टू म्यूटेशन। हाँ बोलो। मैम गूगल पे तो दिखा रहा है मिनी सैटेलाइट में 10 to 100 बेस पेयर्स होंगे और माइक्रो में 2 to 4 बेस पेयर्स होंगे। क्योंकि माइक्रो में मेरे को याद आ रहा है इसमें शायद लेस देन 10 लिखवाते हैं। मैम 2 to 4 बेस पेयर्स दिखा रहा है इसमें। बेटा गूगल हमेशा सही नहीं होता, मैम मेरे पे दिखा रहा है 1 to 6 गलत और हो more। सकता है। गूगल अलग अलग दिखाता है। ठीक है, गूगल पे नहीं जाना है, बुक का डेटा यूज करना है हमें। मैम आप अपने बुक में तो होगा ना, लिखा भी आगे क्या पता मिले। नहीं बुक में नहीं है ये, एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा। ठीक है, चलो। हाँ ये क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, इसका मतलब क्या है? म्यूटेशन की वजह से सेम रिपीटेशन होता है जीन का। म्यूटेशन की वजह से सेम रिपीटेशन हुई है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़े ही हैं। Yes, म्यूटेशन और इवोल्यूशन चैप्टर में भी हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं।
न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल, उसके सोमेटिक सेल्स में भी हो सकता है और जर्म सेल्स में भी हो सकता है, लेकिन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन सा इनहेरिट होगा? जो जर्म Genetic one. If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर germ cell के अंदर कोई mutation हुआ और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं ट्रांसफर हो रहा है, does not seriously impair individuals की ability to have offsprings who can transmit the mutation, it can spread to other member of the population. पॉपुलेशन के किसी दूसरे मेंबर में भी ट्रांसफर हो सकता है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन has traditionally been described as DNA polymorphism if more than one variant allele at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01. ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ वो वाला प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर वाला प्रोसेस. याद है क्रॉसिंग ओवर वाले प्रोसेस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता था. अब हमारे पास जीन जहां पे रहता है उसको क्या बोलते हैं? लोकस. जीन के अंदर दो एलील्स होते हैं, जीन के अंदर दो एलील्स होते हैं. वो एलील्स क्या बताएंगे? उनके बीच की फ्रीक्वेंसी की, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. तो अगर वो फ्रीक्वेंसी क्या है? ग्रेटर देन 0.01% है, तब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बहुत अच्छे से पॉसिबल हो पाता है. वहां पे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डीएनए की नई नई फॉर्म्स डेवलप होती हैं. डीएनए की नई नई फॉर्म्स किसकी वजह से डेवलप होती है? म्यूटेशन की वजह से डेवलप होती है. ठीक है. इन सिंपल टर्म्स, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन, इनहेरिटेबल मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इनहेरिट हो रहा है, इज ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन, हायर फ्रीक्वेंसी पे पाया जाता है, उसी को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल देते हैं. सिंपल. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर as mutation in these sequences may not have any immediate impact in an individual's reproduction ability. मतलब ये बोल रहा है कि भाई जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है ना, मतलब डीएनए के साथ खेलना है बस, उसके अंदर जहां मन किया वहां पे म्यूटेशन हो गया. अब अगर हमारी बॉडी के अंदर भी इतना जल्दी जल्दी म्यूटेशन हो रहा होता तो हमारे अंदर नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होते. अगर म्यूटेशन कोडिंग सीक्वेंस में हो रहा होता, लेकिन ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है नॉन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर है, इसलिए कोई काम का नहीं है हमारे. भाई जितना मर्जी म्यूटेशन हो जाओ, बस ये यूज कहाँ पे मिलता है हम लोगों को? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प कर देता है. इतना काम है बस इसका. फिर these mutation keep on accumulating generation after generation and form on the basis of variability polymorphism. There is a variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide chain से एक पूरी की पूरी large scale में भी change आ सकता है. For evolution and speciation, such polymorphism play very important role and you study in evolution वाले chapter में आप लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ोगे. The techniques of DNA fingerprinting. अब यहाँ से important part start होता है. लास्टली जितना मैंने पढ़ा दिया उसमें सिर्फ important ये था डीएनए का बेसिक क्या है और मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट किसको बोलते हैं. ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को किसने डेवलप किया था? एलिक जेफरे साइंटिस्ट ने डेवलप किया था. इन्होंने किस डीएनए का यूज किया था? सैटेलाइट डीएनए को यूज किया एज ए प्रूफ दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. और उस सैटेलाइट डीएनए को इन्होंने बोल दिया वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTR. इसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ जाता है. मतलब जिस डीएनए को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप यूज कर रहे हो उस डीएनए को बोलेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स. ठीक है. टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर involves southern blot hybridization using radiolabeled VNTR as a prop. देखो सिंपली समझना क्या प्रोसेस करा रहे हैं. सबसे पहले क्या किया, सपोज हमारे पास कौन है? राधिका है. राधिका का मुझे चेक करना है कि राधिका के फादर उसके रियल फादर है या नहीं है. सबसे पहला प्रोसेस मेरा क्या होगा कि मैं राधिका की कोई भी एक सेल लूंगी, सेल के अंदर से डीएनए निकालूंगी. पहला प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ डीएनए. फिर डीएनए पूरा का पूरा बड़ा डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए, मुझे पूरा डीएनए नहीं चाहिए. डीएनए के अंदर सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म VNTR वाली सीक्वेंस चाहिए, तो मैं डीएनए के छोटे छोटे पीसेस करा लूंगी. और डीएनए का पीसेस, डीएनए को कट कराने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से, कल की क्लास में बताया था एंडोन्यूक्लियस यूज करता है. क्यों रेस्ट्रिक्शन बोलता है वो भी समझाया था. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से फ्रेगमेंट्स को हमने अलग अलग कर लिया. अब मेरे पास बहुत सारी फ्रेगमेंट्स आ गई डीएनए की होके, मैं कैसे पिक करूं कि मेरी यही स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट है जिसके साथ मुझे काम करना है? इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन. इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के अंदर क्या होता है देखना.
पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। इसके अंदर ऐसे मशीन होती है ये, मैं इसके अंदर पूरा डाल देती हूँ एगेरोस जेल। एक लिक्विड होता है एगेरोस जेल, इसको मैंने पूरी की पूरी प्लेट पे डाल दिया। इस प्लेट में यहाँ पे ऐसे वेल्स बने होते हैं छोटे छोटे, इन वेल्स से मैंने ऊपर से डाल दिया क्या, डीएनए। ठीक है, ऊपर से डीएनए डाल दिया। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड्स लगा दी। अब इलेक्ट्रोड, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, इधर भी मैंने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लगा दी, इधर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लगा दी। और मेरा डीएनए अब कैसे मूव करेगा, इधर से इधर मूव करेगा ना, Yes. Yes, ma'am. Ma'am. क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा और यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। डीएनए की वो फ्रेगमेंट्स जो लार्ज साइज की होंगी वो धीरे धीरे मूव करेंगी, और जो स्मॉल साइज की होंगी वो फास्ट फास्ट मूव करेंगी। तो अगर मेरे को साइज के बेसिस पे पहले अलग करना है तो मैं ऐसे कर लूंगी ना, जो फ्रेगमेंट्स मेरे को इधर मिल रही हैं वो मैंने डायरेक्टली बोल दिया लार्ज सेगमेंट्स की है, जो इधर मिल रही है वो स्मॉल है। अब मैं ये पता कर लूंगी कि मुझे राधिका के जो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे वर्क करना है वो सीक्वेंस मेरी लार्ज साइज की है या स्मॉल साइज की है, तो मैं उधर ही साइड चेक करूंगी। इसके अलावा हम यहाँ पे एक लेबलिंग लगा देते हैं। लेबलिंग कैसे लगाता है, लेबलिंग में सपोज मेरा कोई डीएनए सीक्वेंस सेगमेंट यहाँ पे आके रुक रहा है और यहाँ पे लेबल्ड है कि 10 किलो बेस पेयर, 10, 20, 30 बेस पेयर, 40, 50, 60। तो जहां पे आके मेरा डीएनए फ्रेगमेंट रुकेगा, मेरे को उस डीएनए फ्रेगमेंट का साइज पता चल जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब मेरे को डीएनए फ्रेगमेंट का उसका साइज पता चल गया। अब मैंने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से फ्रेगमेंट्स कराए थे, किस लिए, अपने वीएनटीआर को पिक करने के लिए। अब मेरे को यहाँ से वीएनटीआर अपना पता चल जाएगा कि सपोज करते हैं मेरे पास ये वीएनटीआर है 30 वाला। ठीक है, सेम मैं राधिका के फादर के साथ करेंगे, उनका भी डीएनए आइसोलेट किया, और उनके साथ भी डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करा दिया। अब राधिका के जो फादर हैं उनके डीएनए के मैंने बनवा दिए प्रोब्स। सपोज उनके डीएनए का सीक्वेंस था AGAC, मैंने क्या किया, इनके प्रोब्स बनवा दिए। ए के अपोजिट मैम प्रोब्स क्या है? प्रोब्स छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, या फिर आरएनए से फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं। आरएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं प्रोब्स, जिनको मैं रेडियो लेबल्ड करा दूंगी, रेडियो लेबल, ताकि मेरे को दूर से ही दिख जाए। तो राधिका के फादर का डीएनए देखा, AGA सीक्वेंस थी, उसके अपोजिट मैंने प्रोब्स बनवा लिए। उसके अपोजिट प्रोब क्या बनेगा, UC क्या बना, UCUG। इसको मैंने करा दिया रेडियो लेबल्ड। ठीक है, रेडियो लेबल्ड मैंने इसको करा दिया। फिर इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स। मतलब ऐसा किया जैसे कि वो याद है आप लोगों को इंप्रेशंस लेते थे। सपोज मेरे पास एग्जांपल हो, ये एक पेज है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर ना कुछ ऐसे यहाँ पे इंक वगैरह लगा दिया, और मैं एक और पेज लूंगी, सपोज ये 2 पेजेस हैं, इन दोनों पेजेस को मैं ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कराऊंगी, तो ये दोनों आपस में, इसके ऊपर जो इंप्रेशंस थे वो इसके ऊपर आके चिपक जाएंगे, नहीं चिपक जाएंगे, हो जाएंगे। इसको प्रोसेस को बोलते हैं ब्लोटिंग करना, इसको ब्लोटिंग बोलता है। तो यहाँ पे भी हमने ब्लोटिंग कराया। जो मेरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन थी ना, इसके ऊपर मैंने एक नाइट्रोसेल्यूलोज की छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, पेज लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको ले जाके उसके ऊपर ऐसे रख दिया। तो जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स के इंप्रेशंस थे वो सारे के सारे किसके ऊपर आ गए, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, उसके ऊपर आ गए। इस प्रोसेस को बोला ब्लोटिंग। फिर मैंने क्या किया, डीएनए प्रोब्स जो बनवाया अभी वीएनटीआर के, उन प्रोब्स को रेडियो लेबल्ड कर दिया, और रेडियो लेबल्ड करके नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर छोड़ दिया। जहां पे जाके अब देखो, ये वाला जो सीक्वेंस है UCUG, ये सीक्वेंस जहां पे भी जाके बाइंड करेगा, अगर ये बाइंड कर गए, ये बाइंड किस केस में करेगा, जब इसको AGAC सीक्वेंस दिखेगी तभी तो बाइंड करेगा ना ये। और AGAC सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ जो राधिका के फादर हैं, अगर राधिका उनकी रियल डॉटर है तभी उसके अंदर AGAC सीक्वेंस मिलेगी। Yes, ma'am. ठीक है ना, तो जहां पे जाके वो बाइंड कर जाएगा वहीं पे फिर आप ऊपर से रेडिएशंस डालोगे, रेडिएशंस रेडियो लेबल्ड में तो आपको दिख ही जाएगी अलग से कि बाइंडिंग हो गई है, और बाइंडिंग नहीं होगी तो आपको नहीं पता चलेगा। तो फिर क्या करा आपने, वीएनटीआर प्रोब्स डाले, फिर डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट, उसका ऑटो रेडियोग्राफी कराया। ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग ऊपर से एक्सरेज डाल देते हैं, एक्सरेज या फिर यूवी रेज।
जिससे अलग से ही आपको कलर्स दिखाई देते हैं वहां पे। डीएनए आइसोलेट किया, फ्रेगमेंट्स कराए, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, फिर ब्लोटिंग कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, एंड देन डिटेक्शन मतलब फोटो रेडियोग्राफी। स्टेप्स पे क्वेश्चन आता है इसके, एक एक स्टेप्स आप मतलब सीक्वेंस में आप लोगों को स्टेप्स लगाने होते हैं ये। मैम बताओ। ये इसलिए कोड क्या था ना, जो हमारा हमने जो कोडन लिया था इसलिए हमने कोड करा था ना इसे कि ये बाइंड हो जाए इसके साथ। हमें पता करना था एग्जैक्टली इसका अपोजिट सीक्वेंस राधिका की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या मैम नहीं अगर है। ये बाइंड नहीं होता तो मैम फिर ये मैम रियल डॉक्टर नहीं होते। अगर ये बाइंड नहीं होता तो रेडियो लेबल में दिखेगा ही नहीं जब मैं ऊपर से एक्सरेज डालूंगी, डबल तो स्ट्रैंडेड मैम बन जाएगा पता ना। चल जाएगा ना फिर पैटर्निटी टेस्ट नेगेटिव है। हाँ फिर पैटर्निटी टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा हमारा, डार्क बैंड्स दिख जाता है जहां पे बाइंड कर जाता है वहीं पे। मैम ये बताना मैम हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मैंने VNTR प्रोब्स लिए, उसको छोड़ दिया अपनी इलेक्ट्रोफोरेसिस या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वहीं पे जाके बाइंड हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बना लेगा। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। ओके मैम। ठीक है, जब आपके VNTR प्रोब्स बाइंड कर गए हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। ओके मैम। चलो ये आ गया। फिर VNTR जो होते हैं आपका बिलोंग करते हैं टू क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस रेंज टेंडमली मैनी कॉपी नंबर। कॉपी नंबर जो होता है क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी कर सकते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें हैं। द नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एज अ रिजल्ट साइज ऑफ VNTR। इस लाइन को हाईलाइट कर दो। VNTR का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 0.1 से 20 KB हो सकता है, 0.1 KB से 20 KB तक हो सकता है। कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR से हाइब्रिडाइजेशन करा लिया, ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मैनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजिंग। दीज बैंड्स gives a characteristic pattern for individual DNA. It differs from individual to individual in a population except in the case of monozygous twins. Sensitivity of the technique has been increased by use of polymerization. देखो इसको सिंपली समझो, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो हमने VNTRs का यूज किया, VNTR के बेसिस पे हम लोगों ने क्या करा, सैम्पलिंग को मैच किया कि ये पैटर्निटी टेस्ट हो रहा है या फिर क्रिमिनल वाला टेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मोनोजाइगेटिक ट्विंस के लिए हम ये टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के VNTR सेम होंगे। सेम ही होगा। इस टेक्निक की सेंसिटिविटी को मैं कब बढ़ा सकती हूँ, पॉलीमराइजेशन मतलब PCR का यूज करके। वो कैसे, जैसे कि सपोज किसी कहीं जगह पे कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, वहां पे मेरे को सैंपल्स मिले हैं लेकिन वो सैंपल्स बहुत कम अमाउंट में, बहुत ज्यादा कम अमाउंट में, जिसके ऊपर मैं DNA फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकती, तो मैं वहां पे PCR यूज करूंगी, उसको एम्पलीफाई करा लूंगी जो मेरे को सैंपल मिला है, तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, चांसेस बढ़ गए फिंगरप्रिंटिंग होने के, उसी को ये बोल रहा है। और DNA अगर मेरे को आइसोलेट करना है तो किसी भी एक सिंगल सेल से हम ले लेंगे, उसी से हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन ऑब्वियसली फॉरेंसिक लैब में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इट हैज मच वाइडर एप्लीकेशन such as in determining population या फिर genetic diversities. Many individual probes are used to generate DNA fingerprints. Chapter done. अब ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको समझो ये क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पैटर्नल क्रोमोसोम एंड एक आपका मैटरनल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 7 दिया हुआ है। नीचे वाला पॉइंट देखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इवन अगर आप लोगों का इसमें नीट में नहीं आएगा तो बोर्ड एग्जाम्स में तो आता ही आता क्वेश्चन है। इसमें आप देख के मेरे को ये बताओ कि जो हमारा ये C इंडिविजुअल है, ये A और B दोनों में से किससे मैच कर रहा है? मैम B से। बी वाले से कैसे पता लगाया? मैम सीक्वेंसेस से पता लगाया, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये ब्लू वाला मैच हो रहा है, ये ब्लू वाला मैच हो रहा है, ज्यादा 1 2 3 4 5 6 मैच हो रहा है। लेकिन अगर हम A वाले से देखें 1 2 and 3 4 मैच हो रहे हैं। बस ऐसी इसी नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट, कितने टेंडम रिपीट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे लेबलिंग कर दिया, लेबलिंग पे बेसिस पे आप लोग मैच कर लोगे कि C वाले के अंदर भी कितने हैं 10 टेंडम रिपीट्स हैं, यहाँ पे आपके 9 है, यहाँ पे 8 है, उस बेसिस पे हम लोग पता लगा देते हैं पैटर्निटी टेस्ट या इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेबल बना रखी है ना एक तरीके से की। मैम जो ये ABC है मैम, यहाँ से DNA डाला हमने और साइड में मैम वो डेटा लिखा। भाई ये पूरा नाइट्रोसेलुलोज दिखा रखा है इन्होंने, नाइट्रोसेलुलोज वाली मेम्ब्रेन,
ये इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ ले, इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन बना रहा है। डन, चैप्टर फिनिश आप लोगों का। बताओ कोई डाउट है उस टॉपिक में से, पूछ लो जल्दी से। हाँ मैम। अब बच्चों आप लोगों का होमवर्क, बिकॉज अब आप लोग जा रहे हो छुट्टियों पे। मैम कब से मैम? मैम 5 to 11। हाँ जी, मैम टेस्ट नहीं होगा फिर इस संडे को? मेरे टेस्ट का पता चल जाएगा, लेकिन मैं तो बोलूंगी टेस्ट के मैम लिए टेस्ट तो है संडे को, मैम 11 को है। यस मैम, खुशबू मैम ने तो सिलेबस भेज दिया है संडे का टेस्ट का। रिप्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 चैप्टर है बायो में। मैम 12 to 18 पढ़ रही थी छुट्टी तो हमने मैम मैम आप कह रहे थे कि आप हमारे बैच की करवा दोगे, तो मैम 12 से 18 करवा दो। मैम नहीं मैम 5 से 11 ठीक है मैम। मैम अब तो स्कूल भी बंद हो गए मेरे। मैम मेरे तो नहीं हुए ना मैम, मेरे तो 9 तारीख को बंद ही होंगे, मैं क्या ही प्रैक्टिस कर पाऊंगी फिर। अरे तो आप लोगों के लिए अच्छा है ना, ये देखो ना अभी आप लोगों का छुट्टियां है अभी, क्योंकि अब आप स्कूल से मैम आते हो, स्कूल जा स्कूल रहे से हैं। आके सुनो भाई, मैम जा रहे हैं स्कूल। अरे मंडे से छुट्टियां है ना अवंती क्लासेस की। मैम मैंने तो 5 से 12 तक ही डाला था, क्योंकि स्कूल था, फिर स्कूल से आते थे क्लास लेते थे, तो इस वजह से मैंने यही डाला था डेट। तो अब तो पता नहीं छुट्टी मैंने पड़ी। 5 से 11 डाला था, मेरा आ गया। सुनो अब 5 से आप लोग 11 ही सुनते नहीं हो। मैम मैंने भी 5 से 11 डाला। यस देखो आप लोगों के लिए एक अच्छा तरीका बताती हूँ। अभी आप लोगों के स्कूल चल रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 9 में, तो भाई जब तक स्कूल है स्कूल कर लो। अब स्कूल के बाद आप लोगों को टाइम मिल रहा है, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी, या जितना बैकलॉग इकट्ठा हो रखा है बैकलॉग कर लो। फिर जब आप लोगों के स्कूल की छुट्टियां होंगी, अवंती की क्लासेस चलेगी, तो हम इन क्लासेस का टाइम मॉर्निंग में शिफ्ट कर देंगे, ताकि Yes, आप पूरा दिन फ्री रह पाओ। यस मैम। यस मैम ये प्लीज। अच्छा रहेगा ना। अभी सपोज करो स्कूल के टाइम, स्कूल भी होता आप लोगों का, अवंती क्लासेस भी होती, आप लोगों का स्कूल भी नहीं है और अवंती क्लासेस भी नहीं है, पढ़ाई से बिल्कुल ब्रेक में हो जाता आप लोगों का। यस मैम। इसलिए अब स्कूल है, स्कूल जाओ, उसके बाद आप लोग इवनिंग के टाइम में रेस्ट करो। फिर जब स्कूल नहीं होगा तब मॉर्निंग में क्लासेस लेना, पूरा दिन स्कूल का जो होमवर्क वगैरह होगा वो सब किया करना। मैम फिर 12 से मैम 12 ऑफ जून से हमारे वैसे छुट्टी चलेंगी मैम, मतलब वैसे मॉर्निंग क्लासेस चलेंगी। वो आप लोगों फिर टाइम फ्लेक्सिबल कर लेंगे हम लोग, मॉर्निंग ठीक है मैम। आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे, मैम में क्या लिखा आपने मैम? 5-11 क्या लिखा? डिस्कस कर लेंगे। 11 तक छुट्टियां हैं। अवंती की 5 से 11 तक है। मैम जो Okay, ट्यूसडे को मैम। टेस्ट था उसका क्या होगा फिर? वो ट्यूसडे वाला टेस्ट हमारा कब ले फिर उसको। मैम तो आप मैम उसे अब नेक्स्ट ट्यूसडे कर लो। मैम आप क्या भेज देंगे, कोई भी लिंक हम कर देंगे तो मैम। मैम छुट्टी के बाद ही लोगे ना फिर? मैम अब छुट्टी के बाद ही लेना। नहीं मैं बीच में भी ले सकती हूँ। मैम ले ह्यूमन लो। फीस जोड़ दो मैम, कैंसिल करो 2-3 चैप्टर, वो भी कर लेंगे। चैप्टर सेट कर देती हूँ फिर मैं मैम चैप्टर। ह्यूमन फीस मैम, ह्यूमन फीस जोगे मैम। दे दो मैम शुरू के लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ह्यूमन फीस जोड़ा ह्यूमन फीस जो के ऐड कर दो मैम। ह्यूमन पहले 4 चैप्टर 11 बेटा ह्यूमन फिजियो ना, आई वांट कि आप लोगों ने, क्योंकि 11th में मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे पढ़ा है ह्यूमन फिजियो, मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाऊंगी। मैम ह्यूमन फीस मैम बहुत सही कर रखे हैं मैम, भेज दो। फिजियोलॉजी नहीं पता बस मैम अच्छे से। प्लांट फिजियो नहीं कर, तो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं ना यूट्यूब पे स्टार्ट करूंगी, प्लांट फिजियो स्टार्ट कर लूंगी फिर। यस मैम। यस मैम। तो आप लोगों का जो 11th के चैप्टर्स रहेंगे स्टार्टिंग के